पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए क्लर्क था और उससे पहले मैंने IBPS PO की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। उसके बाद मेरा 2 विषयों सेकंड ग्रेड हिंदी और सामाजिक में हुआ और फिर थर्ड ग्रेड में भी मेरा हुआ था, मैं गया नहीं। और वर्तमान में मैं फर्स्ट ग्रेड में चयनित हूँ हिंदी से और RAS का साक्षात्कार मैं दूंगा और IAS की परीक्षा में जो साक्षात्कार है वो मैं दे चुका हूँ और 2 बार मुख्य परीक्षा लिख चुका हूँ। अच्छा, लिख चुके हो। मतलब अभी तो बहुत हमारी उम्र छोटी है, अभी तो बहुत कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि मैं सीधा सा एक बात कहता हूँ, कोई भी नौकरी ऐसी नहीं बनी जिसकी तनख्वाह किसी दूसरे के खाते में आती है, वो पहले आपको मिलेंगी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं KRP। आप देखना शुरू कर चुके हो KRP राजस्थान। दोस्तों, हम हर बार आपको नए और नई चीज़ से आपको परिचित करवाते हैं और नए है एक अनुभव व्यक्ति से आपको परिचित और करवाते हैं। दर्शकों, आज हम दिव्यांग एक व्यक्ति है जो अपनी दोनों आंखों से देख नहीं पाते, पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने मुकाम हासिल किए हैं, उन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। ये हमारे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के हरदेसर के हेडमास्टर है। हम इनके घर पे हमें आज इनसे मिलने का मौका मिला। हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या इनकी लाइफ जर्नी रही है, लाइफ में इन्होंने कितना कष्ट सहन किया है, क्या कुछ इन्होंने मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आपको लगा कि मैं आपका साक्षात्कार आपके चैनल पे आ सकता हूँ। अच्छा। हाँ सर, आप अपने अनुभव को हमारे दर्शकों को बताएं, कहाँ से आपने ये शुरुआत की अपने जीवन के बारे में, लाइफ जर्नी के बारे में। पहले मैं जन्म से दृष्टिहीन हूँ और उसके बाद मुझे श्री जगदम्बा अंध विद्यालय में भर्ती करवाया गया, सामान्य बच्चे की तरह। 10वीं तक मैंने वहाँ अध्ययन किया। उसके बाद 11वीं 12वीं मैंने जोधपुर में एक विद्यालय है वहाँ अध्ययन किया, जो हम जैसे बच्चों के लिए बनाया गया है। उसके बाद BA मैंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से की और B.Ed और MA मैंने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय। B.Ed मैंने महर्षि दयानंद B.Ed कॉलेज गंगानगर और MA यानी हिंदी स्नातकोत्तर मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय से की। सर, आपने कौन कौन सी परीक्षाएं दी हो? दरअसल पहले मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना, क्योंकि मेरे से कोई गांव में पूछता था तो मैंने कहा भी मैं वो बनूंगा जो गांव में कोई नहीं बना। हाँ, तो उसके बाद मैं MA करता था, तो पहले B.Ed करता था, तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत से बड़े साथी जो मेरे से भी उम्र में ज़्यादा थे और वो बेरोज़गार थे। मुझे समझ में आया कि बहुत बेरोज़गारी है। उसके बाद मैं सक्सेना सर हैं गंगानगर में, उनके वहाँ बैंकिंग की तैयारी के लिए गया और संकल्प कोचिंग सेंटर है वहाँ मुझे उन्होंने रीट की तैयारी करवानी शुरू की। उसके बाद मुझे भाटिया सर के पास जाने का मौका मिला और उस दौरान मैं अपनी तैयारियां बैंक वगैरह की और इनकी करता रहा, परंतु उनका परिणाम जो है 2017 में आना शुरू हुआ धीरे धीरे। क्योंकि पहले 2016 में रीट का जो परिणाम आया उसमें मुझे अंक तो अच्छे प्राप्त हुए, लेकिन उस वर्ष सामाजिक के पद नहीं थे और मैं बेरोज़गार रह गया। लेकिन बाद में मैंने सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरा और बैंक का पेपर दिया और उन तीनों में मुझे उत्तीर्ण सफलता प्राप्त हुई और उसके बाद धीरे धीरे मैं RAS IAS की परीक्षा देता गया और उनमें मुझे सफलता मिली। अच्छा, आपने कौन सी सरकारी जॉब आपने आज तक की हो, लाइफ में हासिल की हो? पहले मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए क्लर्क नियुक्त हुआ। उससे पिछले वर्ष मैंने IBPS मुख्य परीक्षा PO की भी उत्तीर्ण की थी। उसके बाद मेरे 2 हिंदी और सामाजिक 2 विषयों में सेकंड ग्रेड मैंने उत्तीर्ण की और फिर मैंने RAS का भी दिया, उसमें मैं उत्तीर्ण नहीं हुआ, परंतु दोबारा RAS का मैंने दिया तो मैं उसमें उत्तीर्ण हूँ, अभी साक्षात्कार दूंगा और अभी मैं फर्स्ट ग्रेड में हिंदी व्याख्याता के पद पर चयनित हो चुका हूँ, अभी नियुक्ति होनी बाकी है। और उसके अलावा मैंने IAS की भी परीक्षा दी, 2 बार मुख्य परीक्षा लिखी और 1 बार साक्षात्कार भी दिया मैंने। अच्छा। हाँ, इसके अलावा मैंने नेट की भी परीक्षा दी है जो मैंने उत्तीर्ण कर ली है 2018 में। अच्छा। हाँ, बस ये मैं मानता हूँ कि समाज और मेरे साथियों और मेरे गुरुजनों और मेरे अग्रजों का सहयोग है कि मुझे ईश्वर ने हर वो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया जो मैं करना चाहता था। अच्छा सर, आप हम बताएं, एक अनुभव व्यक्ति के पीछे किसी का हाथ होता है, सपोर्ट होती है, सब हाँ। साथ होता है। आपका सबसे ज़्यादा किसका हाथ रहा आपके पीछे? मेरे पीछे मुझे लगता है इतना ज़्यादा हमारे साथियों का साथ रहा है, मैं आपको व्याख्या ही नहीं कर सकता। अच्छा। चाहे हमारे गुरुजी हों, चाहे मेरा वर्तमान में विद्यालय में काम कर रहा स्टाफ हो, चाहे आसपास के हमारे लड़के लड़कियां हों, चाहे मेरा जिन्होंने पेपर लिखा है वो बच्चे हों और वो मेरे दोस्त हैं, चाहे मेरा परिवार हो,
मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता। आप मुझसे ये प्रश्न पूछते बल्कि कि भाई आपको सहयोग किसका नहीं मिला, तो मेरे पास उत्तर नहीं था। अच्छा। हाँ, आप मेरे से पूछते कि आपको किसी का सहयोग ऐसा है कोई जिसका सहयोग मिला ही ना हो। मेरे को सहयोग सबका मिला। एक बार ऐसी मजाक हो गई थी, एक बार मैं कहीं गया तो उन्होंने कहा कि भाई क्या करता है, मैंने कहा पढ़ता हूँ। कहते पढ़ के क्या करना है, मैंने कहा रुको रुको आप मेरे को पहले बताते। कहते क्यों, मैंने कहा जी मैंने तो बीएड की फीस भर दी, अब क्या करूँ मैं। तो मेरे को सबका सहयोग मिला है। अच्छा, सबका सहयोग। हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने मुझे सहयोग ना किया हो। इसका ऐसा कहना नहीं है, मेरा ऐसा बताना है। ये बताना आपको ऐसा इसलिए है कि आप आसपास जब समाज से घर से बाहर निकलेंगे ना तो आपको सब सहयोग करेंगे। अच्छा। मैंने यही कहना चाहूँगा मैं। अच्छा अच्छा सर, आप आंखों से, दोनों आंखों से नहीं देख पाते हो? हाँ, मैं दोनों आंखों से नहीं देख सकता हूँ। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप सर हमें बताए, आपके पीछे की कहानी बताइए, ये आंखों से क्यों नहीं देख पाते? ये बचपन से ही है? हाँ, ये बचपन से, और उसमें थोड़ा अंतर है कि मैं जन्म से ही नहीं देख सकता हूँ। अच्छा, जन्म से। मतलब पैदा होते ही या पैदा होने से पहले ही मैं दृष्टिहीन था। अच्छा सर, आपकी अलग अलग स्कूलें होती है, क्योंकि अंधे और न सुनने वालों की स्कूलें भी अलग होती है। वो किस तरह समझाते हैं आपको? कैसे समझ में आया कुछ कि हम देखें अब ये कंप्यूटर है, मेरा चेहरा ऐसा है, आप कैसे समझ में आ रहा है कि हम मैं ऐसा हूँ? देखिए, चेहरे को तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन हम ऐसे विशेष विद्यालयों में पढ़ते हैं, जैसे एक दृष्टिहीन स्कूल होते हैं, जैसे गंगानगर में है। हाँ, गंगानगर में। और ऐसे हैं, तो वो हमें ऐसे वातावरण में रखते हैं जहाँ पर हम चीज़ों को सुन करके या छू करके या सूंघ करके हम चीज़ें पहचानना सीख लेते हैं शुरू से ही। अच्छा। तो उसके बाद हमारी स्किल डेवलप हो जाती हैं। और जाहिर सी बात है कि यदि आपको ईश्वर कोई एक इंद्रिय कम देता है तो वो अन्य क्षमताओं में आपकी वृद्धि करता है। तो वही क्षमताएं हमें दी हैं। बाकी आप जैसे पूछते जाएंगे, मैं आपको सवालों के समझाता जाऊंगा भी, कंप्यूटर कैसे पढ़ते हैं हम, डेली लिविंग स्किल्स में कैसे करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब हम बताए, अब लिखते भी हो? हम पेन से नहीं लिख सकते हैं, तो हम कंप्यूटर से लिख सकते हैं और या मोबाइल पर लिख सकते हैं हम। अच्छा, कंप्यूटर से लिखते हो, उसमें कैसे लिखते हो? उसका ऐसा होता है कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है, क्वार्टी कीबोर्ड आता है, वो तो सभी का एक जैसा होता है। बाकी हमें क्या है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है, बोलता है जो कंप्यूटर। तो जो भी हम उसमें लिखेंगे या जो भी हम काम उसमें करेंगे तो वो कीबोर्ड से हम करेंगे। और हमें शॉर्टकट कमांडें बहुत सारी याद पड़ी हैं और माउस से भी हम काम कर पाते हैं, और वो कंप्यूटर सारा बोलता है। तो जहाँ भी हम जैसे स्टार्ट मेन्यू, MS ऑफिस या माई कंप्यूटर, जहाँ भी हम जैसे विंडो ई दबाएंगे तो माई कंप्यूटर खुल जाएगा। अच्छा अच्छा। तो वो बोलेगा सारा कुछ। अच्छा सर, आप हम बताएं, हमारे दर्शकों को आप पूरा एड्रेस बताएं, आप कहाँ से हो, कौन से क्षेत्र से हो? मैं राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले में, एक गंगानगर तहसील है, वहाँ एक चक 9 ML लट्ठा वाली नाम का गांव है, और वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। अच्छा, आपका नाम नहीं बताया आपने? सर, मेरा नाम कुलवंत सिंह है। अच्छा सर, आप हम बताइए, आपने अपने जीवन काल में, कम से कम हम बात करें, आप 30-25 साल के हो सकते हो, अपने कितनी कठिनाइयाँ, यार आंखों से नहीं देख पाते हो आप, तो कितनी कठिनाइयाँ का सहन करना पड़ा आपको, और इस मुकाम तक आप पहुँचने के लिए आपको कौन सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है? वैसे मैं समाज का शुक्रिया करूँगा। मेरी उम्र 92 का डेट ऑफ बर्थ है और मुझे समाज का व्यापक सहयोग मिला है। मेरे विषय में बस मैं यही कहूँगा कि थोड़ी अनभिज्ञता की समस्या थी, कि जैसे मैं RAS की परीक्षा पास करने का मैंने कभी विचार ही नहीं किया था। मुझे प्रवीण जी भाटिया सर ने कहा कि भाई RAS की परीक्षा दो। मतलब मेरे दिक्कत सिर्फ एक ही जगह आई कि मेरे यहाँ आसपास में चीज़ों को जानने वाली स्थितियाँ नहीं थी। कि मेरे परिवार में पहले से कोई जानता था कि भाई तुझे टीचर बनना है, या मेरे गांव में कोई पहले से जानता था कि तुझे ये पढ़ना है, ये चीज़ें नहीं थी। बाकी मेरे को और कोई समस्याएं देखनी नहीं पड़ी। बाकी तो देखो, मान लो किसी के पाँव नहीं है या किसी को सुनता नहीं है तो उसको समाज में अनेक तरह की समस्याएं देखनी पड़ती ही हैं। पड़ती है। लेकिन बाकी मेरे को कोई समस्या देखनी नहीं पड़ी, क्योंकि मैं पढ़ने के प्रति, इन चीज़ों के प्रति शुरू से बहुत जागरूक था। अच्छा। तो बस यही था कि जैसे IAS, अब मैं जानता तो था भाई IAS की परीक्षा में इतिहास पढ़ना होता है, भूगोल पढ़ना होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि IAS की परीक्षा में पेपर कितने देने होते हैं। अच्छा। मतलब इस तरह की समस्याएं, जैसे कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, RAS, ये मुझे पता तो थे। अब मेरे को ये नहीं पता था कि ये बना कैसे जाता है। मुझे इनके अंदर जो पाठ्यक्रम है ना, वो पता होता था कि हाँ इसमें हिंदी पढ़नी है, मनोविज्ञान पढ़ना है। मुझे ये नहीं पता होता था कि ये बना कैसे जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब इस तरह की समस्याएं थी, क्योंकि घर में मैं किसी भी सरकारी नौकरी के व्यक्ति से कभी नहीं मिला था। अच्छा। 10वीं 12वीं BA तक, मतलब 10वीं तक तो कम से कम हमारे गांव में मैं किसी भी सरकारी व्यक्ति से नहीं मिला जो नौकरी लगा हो। अच्छा। हाँ, मेरे गांव में नहीं मिला मैं। आसपास तो जैसे हो सकता है मिले हों, जैसे बस कंडक्टर मिलते ही हैं,
पर मेरे फैमिली में कोई भी ताऊ है, मौसी जी है, मामा जी, उन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं है। नहीं है। हाँ, जैसे मैं किसी आरएएस अधिकारी से कभी नहीं मिला था। जैसे वैसे तो जाते ही हैं तहसील में जैसे, पर मेरे को पहली बार प्रवीण जी भाटिया सर ने मिलाया एक आरएएस आईएएस अधिकारियों से। कैसा लगा उस समय आपको? उसमें मेरे को मतलब उसमें मेरे को यूँ लगता था कि भी आरएएस अधिकारी हैं, ये तो टीचर ने इनको पढ़ाया है, अध्यापकों ने इनको पढ़ाया है, तो ये बड़े कैसे हो सकते हैं। तो मैंने शुरू में भाटिया जी को यही कहा था कि मैं तो भाई मास्टर ही बनूंगा। तो बाद में मुझे समझ में आया कि आरएएस और आईएएस अधिकारी जो होते हैं उनके पास व्यापक शक्तियाँ होती हैं, ज़िले को चलाना होता है, तहसील को चलाना होता है, और विद्यालय में शिक्षा का काम कर सकते हैं। उसके बाद मुझे समझ में आया एक दो सालों में कि भी बहुत सारी पावर उनके पास होती है। तब मुझे समझ में आया कि एक आरएएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी की क्या महत्ता होती है। अच्छा सर, क्या है कि बच्चा शुरू करता है क्लास 5 साल का, जब बच्चा होता है, आप उस समय आपको कुछ पता नहीं था शायद, और आपने सबसे पहले फर्स्ट बार स्कूल गए थे, उसमें कैसा लगा? उस समय जब मैं मेरे विद्यालय में गया था तो मुझे वो पहला दिन याद है, और मैं गया, मुझे छोड़ के आए, मैंने सीढ़ियाँ और ये सारी चीज़ें नई नई देखी, मुझे अजीब ही लगा कि ऊपर चढ़ना है, नीचे उतरना है, क्योंकि शहर में था वो विद्यालय। और उसके बाद हम रोए, और मैं छोटा था काफ़ी, 6 साल से भी थोड़ा सा छोटा था, और जैसे कि मुझे डबल रोटी दी गई खाने के लिए, तो वो मेरे लिए एकदम नया सा अनुभव था। मेरे को पता ही नहीं था कि डबल रोटी चाय में डुबो के भी खाई जाती है। और उसके बाद फिर रहते गए, जैसे कि गांव में तो निक्कर और कमीज़ पहन के आप घूम सकते हो, तो मैं विद्यालय में भी जो है कुछ दिन तक निक्कर और कमीज़ पहन के घूमता था। तो पर वहाँ पर एक आचार संहिता थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे तो मतलब जैसे गांव में क्या होता है कि पाइप चल रही है, टूंटी से पानी आ रहा है, तो उसमें नहा लो। तो मैंने एक मेरे सर से कहा, तो उन्होंने वो टंकी भर रहे थे और उन्होंने मुझे नहला भी दिया। तो मतलब इस तरह के थे हम, गांव में आए थे वैसे थे मतलब, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा। और आप मतलब आपकी लाइफ जर्नी में अब आगे क्या करना चाहोगे? मैं यही चाहूँगा कि मेरी जो मतलब अभी तो बहुत हमारी उम्र छोटी है, अभी तो बहुत कुछ किया ही नहीं है, तो मैं यही चाहूँगा कि मैं बस लोगों की, हमारे साथियों की मदद करता रहूँ, उनके किसी न किसी रूप में मैं काम आता रहूँ। मैं तन मन धन से अपना सर्वस्व उन्हीं के लिए दूँ, चाहे कोई भी हो मेरे लिए, मुझे लगे कि या मुझे पता लगे कि इसको मेरी ज़रूरत है, बस मैं उसको अपना योगदान दे सकूँ, मेरी यही इच्छा ही है। अच्छा सर, अब हम बताएं, युवा बच्चे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, आप हम जो भी एक वीडियो बनाते हैं, एक परिचित व्यक्ति से हम हमारे दर्शकों को एक संदेश दिलाना चाहते हैं, शिक्षा से चाहिए मोटिवेशन जो भी है। आज के युवा जो तैयारी कर रहे हैं, उनको के पास सारी साधन संपत्ति है, फिर भी वो कमज़ोर है, उनको आप संदेश ज़रूर दें। मैं उन सबको ये संदेश दूंगा कि वो निरंतर अपने दिमाग को सक्रिय रखें। सक्रिय मत रखने से तात्पर्य ये है कि वो ना अपने आप में पढ़ने की आदत डालें। मतलब उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं रीट के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं आरएएस के लिए पढ़ रहा हूँ, कांस्टेबल के लिए पढ़ रहा हूँ। उनको ये पढ़ना चाहिए कि आगरा का किला पढ़ा यार, कमाल है, ये बनाया कैसे किसी ने, कि ये इतना ताजमहल सुंदर कैसे बन गया यार, मतलब कमाल है कि इतने ज़माने में मशीनें वगैरह कुछ नहीं थी। तो वो चीज़ों को इस तरह से पढ़ें। दूसरा, वो ये जानते ज़रूर हों कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, कोई भी, जैसे भूगोल क्यों पढ़ रहा हूँ, इतिहास क्यों पढ़ रहा हूँ, तो उनको चीज़ें सरलता से याद होंगी। और मैं ही मानता हूँ, या तो आप पढ़ो या आप ना पढ़ो, जो भी आप काम करो ना, वो आप रुचि से करो। आपको पढ़ाया या आपको इसलिए जा रहा है कि आप आगे पर चल के कोई उन्नति कर सको, अपने आप पैरों पे खड़े हो सको। आप अपने माँ बाप के लिए या किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप स्वयं के लिए पढ़ रहे हो। क्योंकि मैं सीधा सा एक बात कहता हूँ, कोई भी नौकरी ऐसी नहीं बनी जिसकी तनख्वाह किसी दूसरे के खाते में आती हो। अच्छा। वो पहले आपको मिलेंगी। अच्छा हाँ, एक बात हमें और बताएं, एक संदेश हम अपाहिज अपंग व्यक्ति के लिए, जो होने के बाद भी सड़कों पे भीख मांगता है, इधर उधर घूमता है, उनके बारे में आप हो, आपकी कंडीशन जानते हो, आप अपने बारे में, उनके बारे में एक विचार हमें और सुना। हाँ, मैं इसको 3 या 4 आयामों में मैं आपको बताऊंगा। पहला तो ये कि जो भीख मांग रहे हैं, कई बार वो काम ही नहीं करना चाहते, पहली स्थिति तो ये। दूसरा ये कि समाज में ऐसे लोग आप आसपास देखते हैं, लेकिन हम उन्हें बता नहीं पाते कि पढ़ा जा सकता है या इस तरह से सुविधाएं हैं। तो दूसरा तो काम हम ये करें कि उनको बताएं भाई ये सुविधाएं हैं, ये चीज़ें हैं। जैसे कि विधवा पेंशन मिलती है, मेरी मम्मी को मिली थी बहुत सालों तक, है ना। तीसरा मैं ये करूँगा कि जिनको दिखाई नहीं देता है या जो पाँवों से या हाथों से अक्षम हैं, उनके लिए वो क्या करें कि अपने आसपास जाएं,
अपने आसपास लोगों से बात करें, उनसे जुड़ें, कहीं भी जाएं, थोड़ा सा प्रयास करें, मतलब कुल मिला के कि वो हैं क्या और उनकी दिक्कतें क्या क्या हैं, वो जानकारी दे समाज में कि भाई मैं ये व्यक्ति हूँ और मुझे ये दिक्कत है, तो थोड़ी सी आप मेरी मदद कर दो। चौथा मैं समाज को ये कहना चाहूँगा कि कोई भी आपको दृष्टिहीन, अपंग या शारीरिक रूप, मानसिक रूप से जो व्यक्ति दिखाई दे, आप उससे स्वयं पूछ लें कि भाई तुझे रोड पार करनी है, क्या तुम्हें बस में चढ़ना है, क्या तुम्हें सीट नहीं मिल रही, या तुम कहाँ जाना चाहते हो। क्योंकि उसके मन में एक झिझक होती है कि मैं ये काम कह दूंगा तो कहीं मना तो कर देगा कोई, तो क्या करूँगा, किसी ने मना कर दिया तो क्या होगा। तो ये 4 मैं आयाम आपको बताऊंगा, इन 4 आयामों पे व्यक्ति काम करे, मेरे को लगता है। आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा और हम आखिरी सवाल करते हैं और फिर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप हम बताएं, आप आईएएस बन के क्या करोगे? मैं आईएएस बन के यही करूँगा कि मेरी एक जो सोच है कि मैं, जैसे कॉलेजों में मैंने देखा कि कॉलेजों में बच्चे क्लासों में कम होते हैं अक्सर, और क्लासों से बाहर ज़्यादा होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि ऐसा ना हो। दूसरा मैं ये करूँगा कि राजस्थान या कोई भी सरकार बहुत सी योजनाएं चलाती हैं, तो उन योजनाओं की जानकारी ही नहीं होती है हमें, मतलब तो मैं मानूंगा कि जानकारियाँ ज़रूर हों लोगों तक कि ये योजनाएं हैं और उनको इस तरह से लोगों को लाभ मिल सकता है। तो मेरी ये जो है बहुत ही इच्छा है कि कम से कम हमारी सरकार क्या योजना चला रही है उसका पता ज़रूर हो कि ये लाभ हमें मिल रहे हैं। जैसे मेरे विद्यालय में ये एक बच्ची है, उसके पापा शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, तो उनको पता नहीं है कि उनको पालनहार योजना का लाभ मिल सकता है। और मैंने उनको 2-3 बार बुलाया भी, पर वो जागरूक नहीं है, वो नहीं आ पाए। तो इस तरह से चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए लोगों को, मैं मानता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं आईएएस बन के सबसे पहला काम यही करना चाहूँगा कि जो भी स्कीम है, क्योंकि देखिए सरकार, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना चलाई, तो उसके विषय में इतना कम्युनिकेशन हुआ कि आज सबको पता है कि बैंक में खाता बड़े आराम से खुल सकता है। तो ये मैं चाहूँगा कि कम्युनिकेशन जो है होना चाहिए सरकार की योजनाओं का, बस मेरा यही बहुत बड़ा एक उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, से मिलके हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप भी सर की तरह जुनून और अपने दिमाग में हुनर रखो, और इंसान कुछ भी कर सकता है, तत्पर मेहनत करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।